नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में 16 जुलाई को ज्योग्राफी का पेपर हुआ है। उसमें 2 शिफ्ट में पेपर पूछे गए थे। जो पहला शिफ्ट है वो भी ज्योग्राफी का था, सेकंड शिफ्ट में भी ज्योग्राफी का पेपर हुआ था। तो आज हम आपको जो कराने वाले हैं वो सेकंड शिफ्ट का पेपर कराने वाले हैं कि उसमें किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। तो वो ज्योग्राफी का प्रश्न है, हम देखते हैं एक एक करके। जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था कि लाल पंख में चूना की मात्रा कितनी है। तो हम जानते हैं कि 3 प्रकार के पंख होते हैं, नीले, हरे और लाल। ठीक है, तो जो लाल पंख में चूना की मात्रा होती है वो कितनी होती हैं? 30 कितनी होती हैं? 32%। तो यहाँ पे ये पूछा गया था। तो अगर हरे पंख में अगर आप अगला एग्ज़ाम अगर कहीं देंगे आप, तो हरे पंख में पूछ ले तो 32% से कम होती हैं, या नीले पंख में पूछ लें तो इसमें हरे लाल पंख से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नीले पंख में पूछ लें तो 35% होती हैं। ठीक, उसी तरीके से जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि भारत में हाथी गलियारों की संख्या कितनी है। तो भारत में हाथी गलियारों की संख्या कितनी है, ये 2023 में जो सर्वे हुआ था उसमें उसके हिसाब से 150 जो भारत में हाथी गलियारों की संख्या है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो पूछा गया था जो प्लेट शब्द है, जैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है जो कि हैरी हेंस के द्वारा दिया गया था, उसमें प्लेट शब्द किसने दिया है। तो जो प्लेट शब्द है वो विल्सन के द्वारा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, जो चौथा प्रश्न था, वो ये पूछा गया था कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखा है, वो लिखा है हॉटसन ने लिखा है। कब लिखा है? 1933 को। ठीक है, 1939 को लिखा है। ठीक, अब हम बात करें एक अगला प्रश्न जो कि ये पूछा गया था मैकेंडर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैकिंडर आएगा। क्या आएगा? मैकिंडर। मैकिंडर ने एक पुस्तक लिखी थी 1900 कितने में? 2 में। ठीक है, मैकिंडर आएगा। तो मैकिंडर ने एक पुस्तक लिखी थी 1902 में। वो पुस्तक का नाम पूछा गया था कि 4 पुस्तक के नाम दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि कौन सी पुस्तक जो है 1902 में उन्होंने लिखी है। तो एक पुस्तक है कौन सी? ब्रिटेन और ब्रिटिश सी। ब्रिटेन और ब्रिटिश सी जो पुस्तक है 1902 में लिखी गई है, किसके द्वारा? मैकिंडर के द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि सैंपल ने एन इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पुस्तक का प्रकाशन कब की है। तो उसका ईयर दिया हुआ था, 4 ईयर दिए हुए थे। उसमें से ये पूछा गया था कि एन इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी कब प्रकाशित हुई है। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1911। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न आया था कि जलवायु में एक मोनेक्स कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मोनेक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम देखें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिख लेंगे MONEX। ठीक है, मोनेक्स कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? जो मोनेक्स कॉन्सेप्ट है वो आधुनिक क्लाइमेट का क्या है? हाइपोथेसिस है, जो कि प्रकाशित हुआ था 70 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1979 में। अगले प्रश्न की हम बात कर लें तो अगला जो प्रश्न है पूछा गया था सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है। तो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है। सेकेंड स्थान पर कौन है? यूपी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। एक और प्रश्न आया था जिसमें यह था कि जेनरे DVA शब्द किसने दिए हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को नॉर्मल सा प्रश्न है, सबको पता ही होगा। ये ब्लास के द्वारा दिया गया है, जो जेनरे DVR शब्द दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था ये पूछा गया था जो शिशु मृत्यु दर है उसका फॉर्मूला पूछा गया था कि शिशु मृत्यु दर किसे कहेंगे। तो शिशु मृत्यु दर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि 1 वर्ष से कम आयु में मृत शिशुओं की संख्या। तो उसमें यह था कि मृत मतलब आयु 1 वर्ष नहीं लिखा हुआ था, सीधे लिखा हुआ था आयु विशेष में मृतकों की संख्या बटे कुल माना, यानी कि भागा डिवाइडेड कुल जीवित जन्म मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1 ईयर लिखा हुआ है तो किसी विशेष वर्ष भी इसमें लगा देंगे, यानी कि हो सकता है कि 5 वर्ष का भी हो सकता है, 3 वर्ष का भी हो सकता है, अलग अलग वर्षों में निकाला जाता है। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया तो वो CDR से पूछा गया था, यानी कि क्रूड डेथ रेट, यानी कि अशोधित मृत्यु दर का फॉर्मूला पूछा गया था। यानी कि 1 वर्ष में कुल मृत्यु, ठीक है, डिवाइडेड उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या जो है, ठीक, और मल्टीप्लाई 1000।
तो ये आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए इससे 3 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, इस फॉर्मूला से। एक क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट पूछा गया था, ठीक है। तो यानी कि अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट, यहाँ पे देख रहे होंगे किसे कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला था ये पूछा गया था, एक वर्ष में कुल जीवित जन्म और उस मध्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, उससे अगर डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 1000 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रूड बर्थ रेट आ जाएगा, माने कि अशोधित जन्म दर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था ये था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हम आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर के आए हैं। ये हमारे द्वारा काफ़ी मेहनत के बाद ये निकल के आई हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की हम बात करें, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है इसमें उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ठीक है, यहाँ पे निम्न छूट गया है, निम्न मृत्यु दर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे निम्न मृत्यु दर। निम्न मृत्यु दर किस चरण में पाया गया है, तो ये जो सेकेंड चरण है, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट चरण में जो होता है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होते हैं, और सेकेंड में अगर बात करें तो इसमें क्या होती है, जन्म दर अभी भी बढ़ती रहती है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की हम बात करें तो वॉन थ्योरन का क्या आया था, जैसे कि आप जानते हैं कि वॉन थ्योरन ने अपनी थ्योरी दी थी 1826 में, ठीक है। वॉन थ्योरन से प्रश्न पूछा था कि वॉन थ्योरन ने अपनी थ्योरी किस जोन को, ठीक है, कब दिया था, वॉन थ्योरन ने 1826 में। ये भी प्रश्न बना था कि कब दिया था थ्योरी, 1826 में हम आगे बात करेंगे। तो किस जोन को, ठीक है, इसमें प्रश्न क्या पूछा गया, किस जोन को कृषि वर्ग 7 वर्षों का कृषि क्षेत्र कहा गया है, ठीक है, इस टर्म को आप याद रखिएगा, 7 वर्षों का कृषि क्षेत्र कहा गया है। और उसने कहा है जोन 4 को, जोन 4 को क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ चारागाह क्षेत्र भी आता है, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है 7 वर्षों का कृषि क्षेत्र कहा गया है। अगले हम बात करें जैसे K3, K4, K7, ठीक है, आप जानते होंगे किसने दिया है, क्रिस्टोलर ने दिया है। इसकी आलोचना की बात किसने की गई थी, तो इसमें क्रिस्टोलर, उसमें ऑप्शन में क्रिस्टोलर नहीं दिया गया था, तो उसकी आलोचना की बात हो रही थी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता, लॉस हो जाता, ठीक है। अब उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न ज्वार कब बनेगी, ठीक है, पूछा गया था कि जो नीप टाइड होता है, एक होता है हाई टाइड, दूसरा होता है नीप टाइड, नीप टाइड कब बनेगा, ठीक है। तो जब चंद्रमा, देखिए इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, एक तीनों को मिलाकर के होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को लेकर के होते हैं। इसमें सिर्फ किसका रिलेशन पूछा गया था, चंद्रमा और पृथ्वी का। तो ये प्रक्रिया तब होगी जब क्या होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगी, ठीक है, कैसी होगी, चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगी। जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी है, ठीक है, चंद्रमा है, 2 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, एक जब सबसे दूर होती हैं और एक सबसे जो नज़दीक होती हैं। तो दूर होगा तो क्या होगा, नीप टाइड बनेगा, नज़दीक होगा तो क्या बनेगा, हाई टाइड बनेगा। तो यहाँ पे नीप टाइड के बारे में पूछा गया था, इसे हम बोलते हैं अपोजी, ठीक है, अपोजी बोलते हैं, ठीक। जब दूर होता है तो अपोजी बोलते हैं, नज़दीक होता है तो क्या बोलते हैं, पेरेजी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग शब्दों में कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो अपोजी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अपभू, तो याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था, काफ़ी सिंपल सा है, नवनिश्चयवाद किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, रुको और जाओ से, किससे संबंधित है, रुको और जाओ से संबंधित है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, ठीक है, टेलर महोदय ने ये सब दिया था, टेलर ने, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे लाल अलग अलग बत्ती की बात हो गई थी, लाल, पीली और हरे बत्ती की बात भी उन्होंने की थी। तो अगला हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि आधुनिक क्षेत्रीय भूगोल में योगदान किसका है, ठीक है, जो कि इसे हम प्रादेशिक भूगोल भी कहते हैं, या प्रादेशिक या रीजनल, ठीक है, रीजनल, यहाँ पे थोड़ा फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, क्षेत्रीय भूगोल में योगदान किसका है, तो रीटर, ठीक है, रीटर है, यहाँ पे रीटर कर लीजिएगा, रीटर और हमबोल्ट का है आधुनिक जो क्षेत्रीय भूगोल है, यानी कि प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी की बात हो रही है, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी की बात हो रही है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगला जो प्रश्न था वो ये था कि इनमें से कौन सा क्षेत्र
हॉटलैंड थ्योरी का भाग नहीं है। कौन सा क्षेत्र क्या है? हॉटलैंड। यहाँ पे फिर से ये क्या है कि थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्योंकि जल्दी जल्दी टाइपिंग किया हूँ। क्यों? जो हॉटलैंड है, ठीक है, हॉटलैंड थ्योरी जो है उस थ्योरी का भाग नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक यूएसए दिया गया था जो कि बाद में चल के उन्होंने उसको मिडलैंड में शामिल किया था, तो यूएसए था ही, ठीक है। यूरोप का हिस्सा दिया था, पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, तो वो सारे ही होंगे, लेकिन अटलांटिक महासागर जो ऑप्शन दिया गया था ये उसका भाग नहीं था। तो ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें हॉटलैंड थ्योरी का भाग नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, मानवतावादी भूगोल किसके बाद आया था? ठीक है, तो मानवतावादी भूगोल आप देखते होंगे कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया सबसे पहले, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन सारी चीज़ें मॉडल पे आधारित हो गई। लोग मानवता के बारे में सोचना बंद कर दिए। सारी चीज़ें किस पे हो गई? थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल बेस पे हो गए। थ्योरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल बेस पे, ठीक है। तो इसी कारण उसके बाद जो चीज़ें आई उसको हम लोग मानवतावादी भूगोल के अंतर्गत रखे हैं। माने कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बाद सीधे सीधे क्या हुआ, ह्यूमनिस्टिक जो ज्योग्राफी आई थी। और अगला ये भी प्रश्न पूछा गया था कि मानवतावादी भूगोल यानी कि ह्यूमनिस्टिक जो ज्योग्राफी है वो शब्द किसने दिया है? तो कोहेन ने दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा थ्योरी जो है प्रवाल भित्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 नाम दिए गए थे। न्यूटन का नाम था, डेली का नाम था, डार्विन का नाम था। तो डेविस जो महोदय हैं इन्होंने नदी के उसमें दिया था स्ट्रक्चर, यानी कि डेविस की थ्योरी क्या है? अलग है, ठीक है। उन्होंने ढाल के विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। क्या क्या? टाइम होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, और प्रोसेस होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि डेविस जो था उसमें प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति से संबंधित नहीं था। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा देश साफ्टा के अंतर्गत नहीं आता है? तो साफ्टा की बात कर लें, कौन सा देश नहीं आता है इनमें से? तो जो चाइना था, देखिए साफ्टा में वो देश आते हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान, भूटान, मतलब भारत से जितने भी लगे हुए देश हैं वो साफ्टा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चाइना क्या है? इसमें नहीं आता है। फिर उसके बाद अगला पूछा गया था इंडियन ज्योग्राफी से कि MCT, ठीक है, क्या पूछा गया था? MCT यानी कि MCT वो किसके बीच है? तो MCT जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का भाग है। और देखिए इसमें 3 होता है। एक होता है सबसे ऊपर क्या होता है? इंडन तिब्बत सचर जोन, ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच में होता है। फिर MCT होता है, ठीक है, बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच। फिर MBT होता है, ठीक है। फिर उसके बाद HFF होता है। और इधर क्या होता है? जो अरावली माउंटेन जिसको अलग करती हैं उसमें होता है क्या? ग्रेट बाउंड्री था, GBT होता है, ठीक है, GBT ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इस तरीके से ये पूछा गया था, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। सबसे ऊपर क्या होता है? HHF, फिर MCT, MBT, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऐसे करके। और लास्ट यहाँ पे होता है जो कि मैदान से अलग करता है उसको कहते हैं HFF। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है? ठीक है, गर्म जलधारा की बात की गई थी। तो गर्म जलधारा इसमें कौन थी? पेरू, ठीक है। इसमें बहुत सारी धाराएं दी गई थी, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या था? पेरू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था ये पूछा गया था कि अल्नीनो का प्रभाव क्या पड़ेगा? ठीक है, हिंद महासागर, जैसे अब अल्नीनो का हमारे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो अल्नीनो के प्रभाव के बारे में पूछा गया था। तो अल्नीनो का इम्पैक्ट क्या होगा? तो उसमें काफ़ी बड़े आंसर ऑप्शन दिए गए थे। जैसे कि उसमें पूछा गया था कि प्रशांत महासागर, ठीक है, में तापमान क्या होगा? बढ़ता है, और जिसका इफेक्ट भारतीय मानसून पर पड़ता है, यानी कि भारतीय मानसून पर पड़ता है। यहाँ पे मानसून के समय में वर्षा कम होती है गर्मी में, तो गर्मी और बढ़ जाती है। तो ये अल्नीनो का प्रभाव है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न पूछा गया था ये पूछा गया था कि भारत के पूर्वी भागों स्थानांतरण जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को तो भारत में किस नाम से जानते हैं? उत्तर पूर्वी भागों में, भारत में भी अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि झारखंड में कुरुबा के नाम से जानते हैं, ठीक है, हिमालय में खील के नाम से जानते हैं, ठीक,
पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं, वाररेर जानते हैं कहाँ पे, राजस्थान में। उसी तरीके से उत्तर पूर्वी भारत में झूम के नाम से जानते हैं। फिर इसके वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा गया था। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था ये कि ब्राज़ील में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जानते हैं। तो ब्राज़ील में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ये जानते हैं हम रोका के नाम से, ठीक है। जैसे कि मिल्पा जानते हैं कहाँ, मैक्सिको में। तो ये पूछा गया था। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न जो पूछा गया था वॉन थ्योरन थ्योरी के, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि वॉन थ्योरन के बारे में पूछा गया था कि इसकी थ्योरी कब आई थी। तो ये 1826 में आई थी, ठीक है। तो ये पूछा गया था। अगला एक हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अरब भूगोलविद्ता है, अल मसूदी के बारे में बात करेंगे। अल मसूदी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध थे, मतलब उनकी सबसे फेमस थ्योरी कौन सी है। तो उन्होंने एक पवन के बारे में बताया था, एक विंड के बारे में बताया था जिसका नाम क्या था, मानसूनी पवन के बारे में बताया गया था कि जो कि व्यापार में सहायता करती थी। जब भी वहाँ से अरब से लोग निकलते थे तो ये काफ़ी मानसूनी पवन के लिए क्या है, फेमस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसूनी पवन, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, अल मसूदी। तो अल मसूदी किस लिए प्रसिद्ध है, व्यापार में चलने वाले मानसूनी पवन के लिए, ठीक है। अब हम बात करें कि एक प्रश्न आया था किससे, जैसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी वायु एक दूसरे के समांतर चलती हैं, यानी कि दो वायु राशि एक साथ आती हैं तो समांतर हो जाती हैं, लेकिन कोई भी हवा ऊपर नहीं उठती हैं और लंबे समय तक स्थिर रहती। मतलब ये नहीं था कि लंबे समय तक स्थिर रहती हैं, कोई भी हवाएं ऊपर नहीं उठती हैं। इसको किस प्रकार की हवा कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, स्टेशनरी फ्रंट, यानी कि दोनों तरफ से आकर के रुकी हुई रहती हैं हवाएं, इसको बोलते हैं स्टेशनरी। जब हवा नहीं उठती हैं तो स्टेशनरी कहते हैं, हवा उठ जाती हैं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्यूलेटेड, ठीक है, अचल, चल, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्यूलेटेड। तो यहाँ पे हवा नहीं उठने की बात हुई है तो यहाँ पे स्टेशनरी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो थॉनवेंट से था। तो थॉनवेंट ने अपना अंतिम संशोधन जो जलवायु का वर्गीकरण उन्होंने दिया था, कब दिया था, 1931 में, फिर उसके बाद 33 में दिया था। लास्ट जो उनका था 1948 में था। कितने में था, 1948 में, जिसमें उन्होंने क्या ऐड कर दिया था, जो इवेपोरेशन है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन है, उन्होंने इसमें ऐड कर दिया था। तो जो लास्ट जो तीसरा एलिमेंट शामिल किया था वाष्पोत्सर्जन, वो 1948 में किया था। तो जो लास्ट संशोधन 1948 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न था वो ये था कि BW जलवायु संबंधित है। BW जलवायु जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये था BW यानी कि मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु से संबंधित है। किससे संबंधित है, मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि अरावली जो माउंटेन है किन दो नदियों को अलग करती हैं, ठीक है। तो अरावली माउंटेन की बात करें तो ये सिंधु और गंगा नदी तंत्र को क्या करती हैं, रिवर सिस्टम को अलग करती हैं। अगला जो प्रश्न था, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न था ये पूछा गया था, देखिए उष्णकटिबंधीय, ये कंफ्यूज करने के लिए था, ठीक है। इसमें उष्णकटिबंधीय लगा हुआ था लेकिन आप ध्यान से पढ़ते तो उसमें थॉर्न लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, थॉर्न बना। तो ये राजस्थान में हो जाएगा। जैसे थॉर्न एंड स्क्रब क्या होता है, झाड़ी और कंटीले वन, ये राजस्थान में मिलते हैं। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाता। अगला जो प्रश्न था पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसमें अलग अलग दिया गया था, जैसे भीमा, ठीक है, और भी उसमें ऑप्शन थे। तो इसमें मंजरा जो हो जाता वो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदी हैं, जैसे कि पेनगंगा, वेनगंगा, मंजरा, ठीक है, वर्धा। तो मंजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि जलवायु में सबसे किस प्रकार की जलवायु में, यहाँ पे स छूट गया है, ठीक है, किस प्रकार की जलवायु में सबसे गर्म महीने का तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे, ई प्रकार की जलवायु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, ET प्रकार की जलवायु। इसको किस प्रकार की जलवायु कहते हैं, ET, यानी कि टोंड्रा प्रकार की जलवायु भी कहते हैं, ठीक है।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या आया था, अगला जो प्रश्न आया था, छोटा नागपुर का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, पार्श्वनाथ की चोटी है। कौन सी चोटी है, पार्श्वनाथ की चोटी है। तो पार्श्वनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न था, हरित क्रांति किन दो देशों की देन है। ठीक है, किन दो देशों की देन है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिको और फिलीपींस। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैक्सिको से क्या आया था, गेहूं आया था, और फिलीपींस से क्या आया था, चावल आया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हरित क्रांति से पूछा गया था, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसे पूछा गया था कि इसके सबसे ज़्यादा परिणाम, मतलब सबसे प्रभावी परिणाम क्या थे, यानी कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा था। ठीक है, इसके इफेक्ट की बात कर लें तो इसका इफेक्ट ये था कि क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गई थी। जैसे कुछ लोग काफ़ी अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए। ठीक है, तो इसका सबसे मेजर जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा था। अब हम बात करें, इसमें ये पूछा गया था अगले में कि भारत और पाकिस्तान में किस प्रकार की सीमा है। तो इसमें इस प्रकार की सीमा पूछे गए थे, इसमें दिया गया था सुपर इम्पोस्ट। तो इसमें आप ऑप्शन मुझे याद नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये भी एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच किस प्रकार की सीमा है। अब हम बात करेंगे, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत और चीन के बीच समझौताओं पर ज्ञापन कब किया गया था। ठीक है, तो इसमें दिया गया था कि ये दिया गया था, अलग अलग सन दिया हुआ था। तो 1954 इसका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। पंचशील समझौता नहीं लिखा हुआ था, लेकिन पंचशील समझौता ही 1954 में हुआ था। ठीक है, तो इसी के माध्यम से भारत और चाइना के बीच क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। अब हम बात करें, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, अगला जो प्रश्न था कि हिंदी जो है, जैसे हमारे यहाँ कितने भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से, इंडो आर्यन, ठीक है, उसके बाद द्रविड़, जो ये है चीनी तिब्बती। ठीक है, तो जो हिंदी पूछा गया था वो किस भाषा परिवार का है। ठीक है, तो आर्यन भाषा, उसमें था कि आर्य यूरोपीय भाषा था। ठीक है, तो आर्य यूरोपीय भाषा हमारा क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आर्य भाषा है, आर्य भाषा का है, आर्य यूरोपीय भी लगा सकते हैं। तो आर्य यूरोपीय शायद पूछा गया था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये पूछा गया था जैसे आइसोस्टेसिस है। ठीक है, यहाँ पे फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये भाई साहब एक सेकेंड। आइसोस्टेसी यानी कि इसको बोलते हैं समस्थितिक सिद्धांत। ठीक है, आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी, ठीक है, समस्थिति बोलते हैं इसको। तो आइसोस्टेसिस का सिवा, जैसे उसमें अलग अलग क्या दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें जो फिट बैठ रहा था वो पराठ का बैठ रहा था। ठीक है, तो पराठ इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसमें दो फर्क हैं पराठ और एरी के थ्योरी में। एक जो पराठ वो बताया है कि गहराई क्या होगी, समान होगी। ठीक है, लेकिन वस्तु की का जो घनत्व होगा वो क्या होगा, असमान होगा। तो उन्होंने जैसे माना कि हिमालय पर्वत की घनत्व क्या है, कम है, लेकिन क्या है उस गहराई उसकी सेम है। यानी कि जो छोटा भाग है पृथ्वी पे उसका भी सेम गहराई है, और जो बड़ा भाग है उसका भी सेम गहराई है उसका। इसीलिए उसने एक शब्द दिया है, लेवल ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, और जो एरी ने बताया है वो ये बताया है कि असमान गहराई होती है, यानी कि जो चीज़ें जितनी क्या होंगी, बड़ी होंगी, उसकी गहराई उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, घनत्व समान होता है। ठीक, तो उन्होंने ये बताया सब चीज़ों की घनत्व समान है, लेकिन जो चीज़ें जितनी बड़ी होंगी उसकी गहराई वो उतनी अंदर गहराई तक गई होगी। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस। तो ये फिट बैठ रहा था कौन से, पराठ की थ्योरी वाली चीज़ें। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जो अगला प्रश्न आया था ये आया था कि जनसंख्या परिवर्तन को मापने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें घनत्व अलग अलग थे। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रोथ। जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है यही क्या होता है, पॉपुलेशन के चेंज को दिखाता है। जैसे हो चेंज क्या मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो यही मेजर करेगा किसको, पॉपुलेशन चेंज को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए फिर से शुष्क क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। शुष्क क्षेत्र के बारे में है।
शुष्क क्षेत्र, एक सेकेंड, शुष्क क्षेत्र कहाँ गया? ये शुष्क क्षेत्र छोड़िए, इसको हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे राष्ट्रीय डेटा मॉडल की कमी क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय डेटा मॉडल की कमी पूछा गया था। तो राष्ट्रीय डेटा मॉडल की कमी के बारे में अगर बात करें हम, तो इसमें यह था कि इसमें स्टोरेज क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक लगती हैं। क्योंकि स्टोरेज क्षमता इसलिए अधिक लगती है क्योंकि राष्ट्रीय डेटा मॉडल क्या होता है, ऐसे होता है, पिक्सल फॉर्म में होता है। तो इसको स्टोर करने के लिए अधिक क्या होंगे, ये चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न यह है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें ऑप्शन में 3 दिए गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोनाको। तो ऑप्शन में मकाओ भी था, सिंगापुर भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस में है? इसमें, मोनाको में। ठीक है, तो मोनाको इसका राइट आंसर हो जाता। अब कुछ और प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रश्न छूट गए, यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न आया था क्या, मृत शहर। ठीक है, मृत शहर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसको बोलते हैं नेक्रोपोलिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? टायरेनोपोलिस, सॉरी, टायरेनोपोलिस कहते हैं। ठीक है, मृत प्रदेश, मृत प्रदेश शब्द। ठीक है, टायरेनोपोलिस। ये जो वर्ड है वो किसने दिया था? तो ये जो वर्ड है वो किसने दिया था? मम्फोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? मम्फोर्ड। ठीक, अब हम आगे बात करें। एक और प्रश्न पूछा गया था कि जो आर्मलैंड शब्द है, ठीक है, कौन सा? आर्मलैंड। आर्मलैंड शब्द तो ये तो जानते ही हैं किसका है? किसका? आंद्रे एलिक्स का। किसका है? आंद्रे एलिक्स। तो ये जो 2 प्रश्न थे ये पूछे गए थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक, ये 2 प्रश्न भी पूछे गए थे कि मध्य प्रदेश या टायरेनोपोलिस किसने दिया है? मम्फोर्ड ने दिया है। जो आर्मलैंड शब्द है वो आंद्रे एलिक्स का है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हो ही गया आपका स्टोरेज क्षमता। राष्ट्रीय डेटा फॉर्मेट की क्या कमी है? तो इसमें स्टोरेज क्षमता क्या होती है? अधिक लगती हैं। ठीक है, तो स्टोरेज क्षमता अधिक हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे? एक आया था इसमें थ्रेश होल्ड से 2 शब्द 2 पूछे गए थे। ठीक है, थ्रेश होल्ड से, यानी कि जो थ्रेश होल्ड है इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? दहलीज। क्या बोलते हैं? दहलीज। यानी कि थ्रेश होल्ड वो होता है जिसमें क्या होता है? वह न्यूनतम जनसंख्या, क्या होता है? वह न्यूनतम जनसंख्या जो किसी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की उपलब्धता के लिए आवश्यक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ऑप्शन में ये लिखा हुआ था। ठीक, फिर आगे हम बात करें तो ये पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में कितने % जो हैं जनसंख्या स्लम बस्ती में रहते हैं? तो देखिए यहाँ पे ये 17.4 उस ऑप्शन में था नहीं। ठीक है, तो जो राइट आंसर था वो 49% था। अगर कभी आप एग्ज़ाम देंगे तो 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में कितने क्या है, एक सेकेंड, ये है 17.4% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न यह था कि समुद्र में सबसे लवणीय जल का कारण, मतलब लवणीय जल का कारण क्या है? मतलब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि समुद्र में किस प्रकार के लवणताओं की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो वो सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट आता है, जो कि कितना है? सोडियम कार्बोनेट की मात्रा क्या है? सबसे ज़्यादा है, जो कि 17.6 के करीब है। ठीक है, 77.6, तो इतना है सबसे ज़्यादा, पहले नंबर पे यही आएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था, एज इफेक्ट से पूछा गया था। ठीक है, कि एज इफेक्ट होता क्या है? तो एज इफेक्ट के बारे में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 2 परस्पर क्षेत्र। कौन से परस्पर क्षेत्र? जो क्या होते हैं,
जीव जंतुओं के जो क्षेत्र होते हैं उसमें ओवरलैप होना, ठीक है, जैसे कि जो कि बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं उसका ओवरलैप होना। जैसे मान लीजिए इसको फिगर के माध्यम से इस तरीके से समझ सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से। फिर अगला जो प्रश्न था, लास्ट प्रश्न, वो ये था कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के मिलन से बनने वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मिलन से बनने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इकोटोन। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, इतने प्रश्न। अगर मुझे और प्रश्न क्या होते हैं मिलते हैं, मैं और मुझे जैसे जैसे धीरे धीरे याद आएगा मैं वैसे वैसे आपको प्रश्न ला दूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जो कि इसका सेकेंड पार्ट होगा। तो आप ये काफ़ी प्रश्न हो गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं लगभग 50 से ऊपर प्रश्न हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे गए थे। आप अपना ठीक से मिला लेंगे, आपके कितने सही हुए आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।